जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं जीएस जीके का एक दमदार सेशन, जिसमें हम एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जीएस जीके का अध्ययन करेंगे। और साथ ही इसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो कि बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की श्रृंखला में आपके टॉप 20 प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, प्रतिदिन शाम 8 बजे जुड़ना ना भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर पर। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आप सभी का स्वागत है। एक बार से आपसे निवेदन है कि आप लोग दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास का फ़ायदा पहुंच सके। तो फिर चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा, कह रहा है साथी, श्री कृष्ण ने गीता में बात कही गंभीर। श्री कृष्ण ने गीता में बात कही गंभीर, औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर, लड़े स्वयं से वीर। साथी आप समझ सकते हो, जिस वक्त अर्जुन ने किसने साथी अर्जुन ने जिस वक्त श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था कि हम अपने भाई, अपने चाचा, अपने गुरु के सामने किस प्रकार लड़ सकते हैं, तो हम उन मतलब श्री कृष्ण ने जब समझाया इनको अर्जुन को कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और उनको समझा एक बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर। यानी कि आप जैसे एक वीर की तरह आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी प्रकार आपको याद रखना है, आपको सबसे पहले आपका दुश्मन कोई और नहीं है, आप स्वयं के दुश्मन हैं। कैसे दुश्मन है साथी? देखो, आपसे लोग कहते हैं, लोग तो कुछ भी कहते हैं, वो तो आप ठीक है इग्नोर करके निकल जाते हैं, लेकिन जब स्वयं का कभी कभी मन होता है कि अभी नहीं पढ़ते हैं, थोड़ी देर 2 मिनट क्या करेंगे, 2 मिनट आप रील देखेंगे। आप लोग इस प्रकार से सोच लेते हैं कि हम 2 मिनट रील देख लेते हैं और उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन ये स्वयं की जो लड़ाई है, ये 2 मिनट के चक्कर में 2 घंटे कब बीत जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये स्वयं की लड़ाई है। आप स्वयं के इस समय काफ़ी दुश्मन बने हुए। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो स्वयं के दुश्मन हैं आप यदि अपने आप को 2 मिनट का समय रील देखने में देते हैं, कब 2 घंटे गुजर जाते हैं आप समझ नहीं पाते। इसलिए आपको क्या औरों से, यानी कि आपको दूसरों से, आपके पड़ोसियों से जो कह रहा है उनको इग्नोर कर देना है, लेकिन स्वयं की जो मानसिकता है उस पर कंट्रोल करके आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो याद रखना है, श्री कृष्ण ने गीता का जब उपदेश दिया था अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन उस समय तीर धनुष नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि उनके सामने क्या थे, उनके चाचा के लड़के थे, उनके गुरु थे, उनके भाई थे, बहुत सारे लोग थे जो कि जिनके खिलाफ वो लड़ना नहीं चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मित्र पार्थ कहा था कि औरों से दुनिया लड़े, यानी कि स्वयं से आपको लड़ना है। आपके अंदर का जो ये अपनापन आपको लड़ने नहीं दे रहा है, आपको इसके लिए धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने कहा था कि आपको धर्म की स्थापना के लिए लड़ना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, यदि सरकारी नौकरी चाहिए आपको, एक प्रकार से ये आपको चाहिए, तो आपको स्वयं से तो लड़ना ही पड़ेगा और औरों की भी सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इन सभी को इग्नोर करना है और स्वयं पर जीत पानी है। तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है। इनमें से ऐसे कौन सा देश का संविधान है जिसमें हमने अवशिष्ट जो शक्तियां हैं इनका विचार लिया है उस देश के संविधान से? तो आपको याद रखना है, इसी को हम कभी कभी नाम से जानते हैं अवशिष्ट सूची के नाम से। किस नाम से साथी? हम इसी को जानते हैं अवशिष्ट सूची के नाम से। ठीक है, और ये अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया है। कौन सा संविधान है साथी? कनाडा देश का संविधान है जहाँ से हमने अवशिष्ट सूचियों संबंधित प्रावधान लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इस सूची पर कानून कौन बना सकता है। इस सूची पर कानून कौन बना सकता है? तो याद रखना है, इसमें साथी आपकी संघ सरकार कानून बना सकती है। कौन? जैसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, यही इस सूची पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो अवशिष्ट सूची की बात की जाए, इसका हमने कहाँ से लिया है? इसको आपके कनाडा से लिया है। और ये आपका जो आर्टिकल है ये 248 यानी कि अनुच्छेद 248 में इसका उल्लेख मिलता है। अवशिष्ट सूची का उल्लेख कहाँ पर मिलता है साथी? अनुच्छेद 248 में मिलता है। साथ ही अवशिष्ट सूची में क्या प्रावधान बनाए जाते हैं, कौन से कानून बनाए जाते हैं? तो याद रखना है, जिस वक्त हम स्वतंत्र हो रहे थे उस समय बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो नहीं थे उस वक्त। जैसे कि आपका वर्तमान में आप देखते हैं इंटरनेट को, किसको?
इंटरनेट को देखते हैं। दूसरी बात, आप जब इंटरनेट आया है तो आप देखते हैं साइबर क्राइम को। किसको? साइबर क्राइम को। जो ये इस तरह से इंटरनेट, साइबर क्राइम जैसे ये जो कानून है, जो इन पर कानून बनने हैं, इन पर जो विधियां हैं, ये आपकी सारी की सारी अवशिष्ट सूची के तहत बनाई जाएंगी, जो कि हमने कनाडा के संविधान से ली हैं, और इस पर कानून आपका केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है साथी भाग 20। क्या लिया है? भाग 20 लिया है। इसमें क्या है? इसमें है साथी आपका संशोधन। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या है? संशोधन है, जो कि आपका अनुच्छेद कौन सा है आपको याद रखना है, अनुच्छेद 368 है। ठीक है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। जबकि रूस के संविधान से बात की जाए तो हमने साथी ली थी पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि अभी जब से आपकी एनडीए सरकार आई है तो इसने इसको समाप्त कर दिया है। जब कांग्रेस सरकार थी तो पंचवर्षीय योजनाएं आपकी निश्चित रूप से चलती थी। ठीक है, इसके अलावा रूस से हमने क्या लिया है साथी? इसके अलावा रूस से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटी, जिसे हम कहते हैं साथी मौलिक कर्तव्य। क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये आपके रूस से लिए हैं। इसके अतिरिक्त बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। क्या ली है साथी? याद रखेंगे, प्रस्तावना की जो भाषा है, जो आपकी प्रस्तावना की भाषा है, क्या है? प्रस्तावना की भाषा है, ये यहाँ से ली है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो इस सभी को आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी अवशिष्ट शक्तियों की बात की जाए तो इसका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है अम्मा और बहिनी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? बात करेंगे अम्मा और बहिनी योजना के बारे में। ये साथी किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो अम्मा और बहिनी योजना का उद्देश्य क्या है, इसको भी बात करेंगे। और किस राज्य की है तो याद रखना है आपको, ये सिक्किम राज्य से संबंधित हो जाएगी। कौन से राज्य से? सिक्किम राज्य से संबंधित हो जाएगी। साथ ही अम्मा का मतलब होता है जो हमारी माताएं होंगी, जो हमारी माताएं होंगी। सिक्किम सरकार इनको क्या देगी? जो कोई कार्य नहीं करती हैं, इनको 20,000 रुपये क्या देगी? आपको वार्षिक या मासिक देने का प्रयास करेगी। आपकी 20,000 रुपये वार्षिक देगी। कौन सी सरकार? आपकी सिक्किम सरकार। इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो बहनें होंगी, कौन होंगी? जो बहनें होंगी, इनको सैनिटरी नैपकिन से संबंधित आपके प्रावधान किए जाएंगे। ठीक है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो अम्मा और बहनी योजना सर किसने चलाई है? सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई थी, और ये 2022 में चलाई गई थी। एक इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हरियाणा के बारे में। हरियाणा सरकार ने साथ ही ई अधिगम योजना चलाई है। कौन सी? याद रखेंगे, हरियाणा सरकार के बारे में ई अधिगम योजना। कौन सी? ई अधिगम योजना की बात की जाए तो ये हरियाणा सरकार की है, जिसमें आपके जो बच्चे होंगे, कौन होंगे? जो आपके बच्चे होंगे, इनके 10th और 12th के बच्चों के लिए आपको निःशुल्क लैपटॉप वितरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निःशुल्क लैपटॉप वितरण किया जाएगा, जिसके तहत ये बच्चे डिजिटल पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा पंजाब सरकार की बात की जाए तो यहाँ पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। किसकी? आपकी सरकार है साथी। और इसमें आपको याद रखना है एक विधायक एक पेंशन योजना। कौन सी? एक विधायक, जो यदि एक विधायक बनेगा तो उसको एक ही बार में पेंशन दी जाएगी। ठीक है, एक विधायक एक पेंशन योजना किसने चलाई है? तो याद रखना है पंजाब सरकार ने चलाई है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ की एक प्रसिद्ध योजना है चिरंजीवी योजना। कौन सी साथी? चिरंजीवी योजना है, जो कि आपकी स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? याद रखना है आपको, स्वास्थ्य से संबंधित है। और इसमें जो बीमा राशि है वो आपकी 25 लाख रुपए हो चुकी है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो चिरंजीवी योजना आपकी राजस्थान की हो जाएगी। सिक्किम की हमने डिस्कस की, जो कि अम्मा और बहनी योजना है। इसके अलावा पंजाब में क्या है? आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसने एक विधायक और एक पेंशन योजना की शुरुआत की है। हरियाणा में क्या है साथी? ई अधिगम योजना है, जिसमें बच्चों को 10th और 12th के जो बच्चे होंगे उनको लैपटॉप निःशुल्क में वितरण किए जाएंगे, ताकि आपके ये डिजिटल पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा है? भारतीय संविधान में जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आपका 101वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 101 रुपये का सरकार के लिए हम प्रसाद चढ़ाएंगे। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन, जिसके तहत आपको जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, बात करेंगे जीएसटी के बारे में। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वस्तु एवं सेवा कर। क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर, इसका क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुई? विश्व में बात करेंगे, विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुई? सर्वप्रथम। ठीक है, इसको याद रखेंगे, विश्व में सर्वप्रथम सर कहाँ पर लागू हुई? तो आपकी फ्रांस में लागू हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में लागू हुई थी। और सर कब हुई थी? तो 1954 में लागू हुई थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। कब हुई थी?
1954 में पहली बार फ्रांस में लागू हुई थी। तब हम शुरू में आज़ाद ही हो रहे थे, उस वक्त फ्रांस ने जीएसटी को लागू भी कर दिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन था, ये अधिनियम की बात की जाए, जो एक्ट था ये कब का था, तो 2016 का था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा सर लागू कब हुई, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसटी लागू कब हुई, तो 1 जुलाई 2017। कब? 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार के द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई ऐसा भी राज्य रहा होगा जिसने आपके सर्वप्रथम जीएसटी लागू की थी, तो भारत में सर्वप्रथम, विश्व में बात की जाए तो फ्रांस था, लेकिन भारत में सर्वप्रथम की बात की जाए सर, तो ये आपका हो जाएगा असम राज्य। क्या हो जाएगा सर? असम राज्य के द्वारा भारत में सर्वप्रथम लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? तो 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पहला राज्य कौन बना था जीएसटी को लागू करने वाला? असम बना था। ठीक है, और भारत में 101वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत भारत में जीएसटी लागू की जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे 100वें संविधान संशोधन में। इसमें आपका इंडिया, किसके मध्य? इंडिया और आपका साथ में था बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा कॉरिडोर था। कौन सा? याद रखेंगे, 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित संविधान संशोधन था। इसके तहत कुछ भूमि का आदान प्रदान किया गया था। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन की बात करें, ये किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे मंत्रिपरिषद से संबंधित है। याद रखेंगे किससे है साथी? मंत्रिपरिषद से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें मंत्रिपरिषद के आकार को डिसाइड किया था, हमने पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हम 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। इसमें साथी आपकी एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। इसमें क्या था? इसमें आपकी जो कॉलेजियम पद्धति होती है, कौन सी? जो आपकी कॉलेजियम पद्धति होती है, इसके स्थान पर एनडीए सरकार एनजेएसी लाई थी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या लाई थी? एनजेएसी लाई थी। इसमें क्या था? जो जज की नियुक्ति होती है वो सरकार के मंत्रिमंडल के तहत नियुक्त करना था इसका उद्देश्य। ठीक है, लेकिन कॉलेजियम को इसने बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को क्या कर दिया? साथी नकार दिया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एकमात्र संविधान संशोधन जो भारत में रद्द किया गया तो वो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीजीएल लेवल की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी से संबंधित वाला 101वां संविधान संशोधन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? बात करेंगे आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप के बारे में, तो साथी इसका खिताब हमारे प्यारे देश भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें हमने इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, और बात की जाए इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो आयोजन इसका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था सर? इसका आयोजन आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, भारत इसको जीता था। ठीक है, इंग्लैंड इसका क्या था? उपविजेता था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में जो विमेंस टी20 वर्ल्ड कप हुआ है, कौन सा? विमेंस टी20 वर्ल्ड कप। कौन सा? विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ है इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कौन सा? विमेंस टी20 वर्ल्ड कप। इसके अलावा ओडीआई का जो वर्ल्ड कप 2022 में न्यूजीलैंड में हुआ था वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, जो कि विमेंस का ही था। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य से संबंधित है? तो बात करेंगे बथुकम्मा त्यौहार के बारे में साथी। ये तेलंगाना का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, तेलंगाना का प्रसिद्ध त्यौहार है बथुकम्मा। इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों का त्यौहार। ठीक है, याद रखेंगे, फूलों का त्यौहार कहा जाता है, जो आपका तेलंगाना में प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा तेलंगाना में आपको याद रखना है मेदराम यात्रा। क्या याद रखना है? जो आपका मेदराम यात्रा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मेदराम यात्रा जो कि कुंभ के बाद दूसरा भारत का सबसे बड़ा मेला है, ये आपका तेलंगाना में होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपका बोनालू त्यौहार, कौन सा? बोनालू त्यौहार भी आपका कहाँ पर मनाया जाता है साथी? ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम असम के बारे में। ठीक है, इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। असम में आपका बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा? बिहू फेस्टिवल। ठीक है, इसके अलावा कौन सा होता है? इसके अलावा कामाख्या माता मेला होता है। कौन सा? कामाख्या माता मेला। कामाख्या माता मेला कहाँ पर होता है? क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये आपका असम में होता है। इसके अलावा असम में क्या होता है? असम में इसके अलावा आपका कौन सा मनाया जाता है? देहिंग पटकाई फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा? देहिंग पटकाई फेस्टिवल। ठीक है, देहिंग पटकाई फेस्टिवल की बात की जाए कहाँ पर है? आपका असम में हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा ओडिशा को आपको 3 फेस्टिवल याद रखे हैं, जिसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? धानु यात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धानु यात्रा। देखो अभी हमने मेदराम यात्रा की बात की थी जो कि आपका तेलंगाना का था, लेकिन धानु यात्रा की बात की जाए ये आपका ओडिशा का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ओडिशा और तेलंगाना लगभग आपस में पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा ओडिशा में क्या होता है? रज पर्व होता है। क्या होता है? रज पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नुआखाई जो होता है, कौन सा? नुआखाई की बात की जाए, नुआखाई कहाँ पर होता है? नुआखाई। ठीक है, ये भी आपका ओडिशा में हो जाता है। नया चावल से संबंधित, रज पर्व आपका पृथ्वी से संबंधित हो जाएगा, और धानु यात्रा भगवान कृष्ण की जो यात्रा होती है उससे संबंधित हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा केरल की बात कर लेंगे तो त्रिशूरपुरम त्यौहार। कौन सा?
त्रिशूरपुरम त्यौहार सर कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, जो कि कहाँ पर होता है? सबरीमाला मंदिर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सबरीमाला मंदिर सीधा पूछा जाता है किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है, ठीक है, याद रखेंगे। तो बथुकम्मा का राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता था? तो सिंगापुर ओपन की बात की जाए तो साथी इसका खिताब पीवी सिंधु ने जीता था। किसने जीता था? पीवी सिंधु ने जीता था, ठीक है। इसमें किसे हराया था? तो चाइना की एक खिलाड़ी थी जिनका नाम था वांग जी। कहाँ की थी? ये चाइना की थी। इनको पराजित किया था किसने? तो पीवी सिंधु ने। इस इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करेंगे साइना नेहवाल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैडमिंटन की खिलाड़ी थी और इन्होंने बैडमिंटन के इतिहास में टोक्यो में पहला क्या जीता था? पदक जीता था, ठीक है। टोक्यो में पहला पदक किसने जीता था? आपका साइना नेहवाल ने जीता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सॉरी, टोक्यो में नहीं, ये आपका लंदन ओलंपिक में था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन से ओलंपिक में? आपका लंदन ओलंपिक में। लंदन ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? आपका जीता था ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा साथी? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मालविका बसोंड के बारे में। तो ये मालविका बसोंड भी भारत की एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो आपकी पीवी सिंधु से एक टूर्नामेंट इनका हो चुका है, ठीक है। मालविका बसोंड और पीवी सिंधु के मध्य हुआ था सैयद मोदी टूर्नामेंट। कौन सा? जो सैयद मोदी टूर्नामेंट होता है ये आपका हुआ था 2022 में और इसका खिताब आपका पीवी सिंधु ने जीता था। किसे हराकर? तो मालविका बसंत को हराकर, ठीक है। ये भी एक उभरती हुई स्टार है, आगे चलकर ऐसा माना जाता है कि ये पीवी सिंधु की उत्तराधिकारी होंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इनको भी याद रखना है। तो क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि मालविका बसंत किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है किससे हो जाएंगे? ये बैडमिंटन से हो जाएंगी, ठीक है। कौन से खेल से हो जाएंगी? बैडमिंटन से हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में ऐसा कौन सा कथन है जो असत्य है, ठीक है। नगरों की नालियां सुदृढ़ व्यवस्था थी। कह रहा है जो नगरों की नालियां होती हैं इनकी व्यवस्था कैसी थी? सुदृढ़ थी, ठीक है। तो हमने यदि पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता के बारे में तो आपका सुदृढ़ व्यवस्था यहाँ पर थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य के बारे में। तो इसका उन्नत दशा में था, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग व्यापार में आपका कपास का व्यापार करते थे जो कि आपके मेसोपोटामिया के लोगों से ऐसा माना जाता है, साक्ष्य मिली है, ठीक है। तो आपके क्या है? व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही हो जाएगा। मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। तो ऐसी एक जानकारी मिली है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ के जो सिंधु सभ्यता के मूल निवासी थे ये मातृ प्रधान सभ्यता थी। यहाँ पर एक मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ के निवासी लोहे से परिचित थे, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसका मतलब तो हो जाता है कि यहाँ पर लोहा का तो कोई साक्षी नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर गलत पूछा है। क्या पूछा है हमसे? असत्य पूछा है। तो असत्य हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो नगरों की नालियां सुदृढ़ व्यवस्था थी, वाणिज्य और व्यापार उन्नत दशा में था, मातृ देवी की पूजा करते थे, इसको भी याद रखना है। और कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ के लोग लोहे से तो परिचित ही नहीं थे, ठीक है। यहाँ के लोग क्या करते थे? कांसे, पीतल और वगैरह वगैरह जो धातुएं थी उन सभी से जानते थे, लेकिन लोहा को नहीं जानते थे। ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं मिला है जिससे लोहा की परिचित हो सके, ठीक है। अभी हाल ही में एक चर्चा में रहा स्थान आया है गुजरात में, ठीक है। उस गांव को याद रखना है आप लोगों को। अभी करंट में आगे चलकर हम पढ़ेंगे तो वो गांव में आपके सिंधु सभ्यता के आपके साक्ष्य मिले हैं बहुत सारे, ठीक है। उसको भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो राजतरंगिणी की बात की जाए साथी, ये कल्हड़ की पुस्तक है। किसकी? कल्हड़ की पुस्तक है। और साथी इस पुस्तक में क्या है? इसमें साथी जम्मू कश्मीर के जो राजा हुए हैं, किसके? जो जम्मू कश्मीर के राजा हुए इनका इतिहास लिखा है। जम्मू कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा है इसमें, ठीक है। राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की है? तो कल्हड़ ने इसकी रचना की है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कालिदास की बात की जाए तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने साथी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लेखक हुए हैं और इन्होंने आपका देवी चंद्रगुप्तम नामक एक इतिहास लिखा है। क्या लिखा है? देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, इसको याद रखेंगे, देवी चंद्रगुप्तम। इसके अलावा क्या लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम। क्या लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। ये आपके जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं उनके दरबारी कवि थे, ठीक है, याद रखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? तो ये भी आपका कालिदास ने लिखा है, ठीक है। बाणभट्ट की बात की जाए तो बाणभट्ट कौन था साथी? इसने हर्ष चरित्र लिखी है। किसकी रचना की है? इसने हर्ष चरित्र की रचना की है। ये क्या था साथी? ये आपका हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ठीक है, हर्ष चरित्र की रचना की है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा विशाख दत्त की बात की जाए तो इन्होंने क्या लिखा है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बता रहा है कि इब्न बतूता को दिल्ली में किस पद पर नियुक्त किया गया था? देखो, इब्न बतूता की बात की जाए तो साथी ये मोहम्मद बिन तुगलक, किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है। एमबीटी को याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था। सर कहाँ से आया था? तो याद रखना है मोरक्को से आया था। कहाँ से? मोरक्को से आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसको जब ये भारत आया तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पद दिया था। उस पद का नाम क्या था? तो याद रखेंगे काजी का पद था। सर काजी का अर्थ क्या होता है? तो काजी का अर्थ होता है न्यायाधीश। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे आप लोग।
आप लोगों को पता तो होगा काजी के बारे में, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है तो याद रखेंगे न्यायाधीश होता है, जस्टिस होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इब्न बतूता कहाँ से आया सर? मोरक्को से आया था। ठीक है, इसकी एक पुस्तक थी रेहला, क्या थी? रेहला थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जो कि यात्रा वृत्तांत था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था 13वीं शताब्दी में, जो कि 1227 के आसपास आया था। ठीक है, याद रखेंगे। और आगे चल करके 1233 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे कहाँ भेज दिया? तो चाइना भेज दिया था। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इब्न बतूता आया तो था, लेकिन चाइना चला गया था। ठीक है, और दिल्ली में किस पद पर रहा? तो काजी, जिसे हम न्यायाधीश के नाम से जानते हैं, इसी को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है बौद्ध धर्म साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? साथी, जो बौद्ध धर्म का साहित्य है, किसका? जो बौद्ध धर्म का साहित्य है, इसकी रचना किस भाषा में की गई है? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। बौद्ध धर्म के साहित्य की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले नाम आता है जातक कथाओं का। किसका? याद रखना है आपको, ये जो जातक कथाएं हैं ये क्या है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जातक कथाओं का इसमें क्या आता है? उल्लेख आता है। ठीक है, याद रखेंगे। जातक कथाएं जो थी ये आपकी इनकी रचना थी। इसमें कहा गया है कि जो बौद्ध धर्म है, इसमें जो भगवान बुद्ध हुए हैं, कौन हुए? जो भगवान बुद्ध हुए हैं, इनके पूर्व जन्म की कथाएं हैं, पूर्व जन्म के बारे में विवरण दिया गया है। किसमें? जातक कथाओं में। और ये सारा जो आपका बौद्ध साहित्य लिखा गया है, ये सारा का सारा आपका लिखा गया है पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? साथी, पाली भाषा में। क्योंकि जो भगवान बुद्ध थे वो अपने जो उपदेश देते थे, क्या देते थे? अपने उपदेश देते थे। तो उनकी भाषा कौन थी? उपदेश की भाषा ये आपकी पाली ही भाषा थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जबकि बात की जाए वैदिक सभ्यता की, किसकी? जबकि बात की जाए वैदिक सभ्यता की, तो ये आपके किस भाषा में लिखी गई है? ये आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। संस्कृत भाषा में वैदिक सभ्यता लिखी है, जबकि आपकी जो बौद्ध साहित्य है ये आपका किस भाषा में लिखा है? पाली भाषा में लिखा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म में बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। किसके बारे में? महात्मा बुद्ध के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो ऐसा माना जाता है कि 563 बीसी में। 563 बीसी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इन्होंने जब घर त्याग की घटना की थी तो उसकी घटना 29 वर्ष की अवस्था में महाविनिष्क्रमण कहलाई थी। क्या कहलाई थी? महाभिनिष्क्रमण। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी घर त्याग की घटना। ठीक है, इसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनकी यह घटना कहलाई थी संबोधि। क्या कहलाई थी? संबोधि। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जो कि अभिधम्म चक्र परिवर्तन था। क्या था? अभिधम्म। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अभिधम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अभिधम्म चक्र परिवर्तन क्या था? इनका पहला उपदेश था। और पहला उपदेश दिया कहाँ पर था? तो सारनाथ में दिया था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा जंतु त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है? ठीक है, कह रहा है जो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जंतु है जो त्वचा के माध्यम से क्या करता है? श्वसन करता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, मेढक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेढक। मेढक क्या है साथी? उभयचर है। उभयचर का मतलब क्या होता है? उभयचर ऐसा जंतु होता है जो पानी के साथ साथ मिट्टी, ठीक है, मिट्टी और वातावरण यानी कि खुले में, वायुमंडल में, इसमें क्या ले सकता है? ये सांस ले सकता है। ठीक है, तो उभयचर प्राणी है ये मेढक, जो आपका मिट्टी के अंदर भी, पानी के अंदर भी, और जो आपका वातावरण है इसमें भी क्या कर सकता है? सांस ले सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये त्वचा के जब ये मिट्टी के अंदर होता है, ठीक है, जब ये मिट्टी के अंदर होता है तो त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेढक हो जाएगा। लेकिन बात करेंगे सर्प की, तो इसे साथु हम चक्षुश्रवा कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्षुश्रवा। इसका अर्थ क्या होता है? चक्षुश्रवा का अर्थ क्या होता है? तो चक्षु का अर्थ होता है आँख। क्या होता है? आँख। ठीक है, चक्षु का अर्थ होता है आँख, और आँख से श्रवा का मतलब होता है सुनने वाला। ठीक है, सुनने वाला। ठीक है, श्रवा का मतलब क्या होता है? सुनने वाला। इसको याद रखेंगे। तो आँख से सुनने वाला कौन हो जाएगा? आपका चक्षुश्रवा यानी कि सर्प हो जाएगा। इसका पर्यायवाची भी एक चक्षुश्रवा होता है। ठीक है, आँख से सुनने वाला। और ये किसके बल चलता है? तो छाती के बल चलता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ये किसके बल चलता है? छाती के बल चलता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको आप लोग देख लेंगे, इसका पर्यायवाची एक और होता है। ठीक है, तो पर्यायवाची पे नहीं ध्यान देना है, इसको याद रखना है। ये आँख से क्या करता है? सुनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आँख से कौन सुनता है? तो आपका सरप्राइज आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उभयचर का मत हमने देख लिया, मेढक हो जाएगा, जो कि त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारतीय जीवन बीमा अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो बात करेंगे भारतीय जीवन बीमा अधिनियम के बारे में साथी। ये आपका संसद में जब आया तो 1956 में इसको पारित कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1956 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो भारतीय जीवन बीमा अधिनियम क्या है? मतलब LIC, जिसे हम LIC के नाम से जानते हैं, जिंदगी के बाद पहले भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक है, तो LIC का जो अधिनियम था ये 1956 में संसद में क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1948 के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिसमें आपको ऑपरेशन पोलो याद रखना है। क्या याद रखना है? ऑपरेशन, जो आपका ऑपरेशन पोलो था, किससे संबंधित था सर? ये ऑपरेशन पोलो आपका हैदराबाद को मिलाना था। किससे?
हैदराबाद को 1948 में क्या कर लिया, भारत में विलय कर लिया था। इसका जो अंतिम निजाम था ये भारत में विलय नहीं होना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने इनसे आग्रह किया तो ये नहीं मानी। तो भारत सरकार ने क्या चलाया, ऑपरेशन पोलो चलाया, जिसके तहत हैदराबाद को 1948 में क्या कर दिया, भारत में विलय कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 1992 के बारे में। तो 1992 में एक सेबी का अधिनियम आया था। किसका, सेबी का, जैसे हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये सेबी का अधिनियम 1992 में आया था, जबकि सेबी की स्थापना आपकी 1988 में हो चुकी थी। ठीक है, अगर पूछ लेगा सेबी की स्थापना कहाँ पर हुई, कब हुई, तो याद रखना है सेबी की स्थापना 1988 में हुई, और कहाँ पर हुई, तो मुंबई में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, माधवीपुरी बुच, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष हैं सेबी की। ठीक है, माधवीपुरी बुच सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। 1988 में इसकी स्थापना हुई और 1992 के अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखना है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। इसके अलावा बात की जाए 1982 की, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक बात याद रखनी है, 12 जुलाई 1982, क्या याद रखना है, 12 जुलाई 1982, यहाँ पर शिवरमन समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति, शिवरमन समिति की सिफारिश पर आपकी स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। शिवरमन समिति थी। ठीक है, और इसमें स्थापना होती है साथ ही आपकी नाबार्ड की, किसकी, नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर नाबार्ड। ठीक है, इसको याद रखेंगे, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे नाबार्ड के बारे में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और शिवरमन समिति कब आई थी, तो 1979 में आई थी। ठीक है, 1979 में इस समिति का गठन हुआ था आपकी जांच करने के लिए, जिससे आपकी कृषि के क्षेत्रों में क्या करना था, किसानों को लोन दिए जाए, उसके बाद कृषि को क्या किया जाए, उपयोगी बनाया जाए, उपजाऊ बनाया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर भारतीय जीवन बीमा अधिनियम, जिसे हम LIC के नाम से जानते हैं। किस नाम से, LIC। तो LIC का अधिनियम क्वेश्चन पूछ लेगा तो 1956 लगाना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से क्षत्रिय वंश के प्रमुख राजपुत्र थे। इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, अभी इनके बारे में हमने चर्चा की। ये किस वंश से थे, तो साथी याद रखना है आपको, शाक्य वंश थे। किस वंश थे, शाक्य वंश से, शाक्य वंश से थे। इस कारण इन्हें क्या कहते थे हम लोग, शाक्य मुनि कहते थे। क्या कहते थे साथी, शाक्य मुनि। ठीक है, तो शाक्य मुनि दूसरा नाम किसका है, तो महात्मा बुद्ध का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे पार्श्वनाथ के बारे में। तो पार्श्वनाथ जो जैन धर्म है, कौन सा आपका जैन धर्म है, इस जैन धर्म के साथ ही ये 23वें तीर्थंकर थे। कौन से 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ, जिन्हें हम किसका देवता कहते हैं, सर्पों का देवता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वर्धमान महावीर के बारे में। तो ये भगवान वर्धमान महावीर की बात की जाए तो ये आपके क्षत्रिय वंश के हो जाएंगे। क्षत्रिय वंश में इनका एक वंश था, ये किस वंश से थे, तो इक्ष्वाकु वंश। कौन था, इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश से कौन थे, भगवान राम थे। ठीक है, याद रखेंगे, इक्ष्वाकु वंश से थे ये। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, और ये किस, लिच्छवी, जो आपका लिच्छवी सब महाजनपद था उसी से संबंधित है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो वर्धमान महावीर की बात की जाए, इक्ष्वाकु वंश थे, और ये एक इक्ष्वाकु वंश जो है ये एक प्रमुख क्षत्रिय वंश है। ठीक है, प्रमुख क्षत्रिय वंश के ये क्या थे, राज्यपुत्र थे। इनके पिता एक राजा थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और माता का नाम त्रिशला था। बात की जाए ऋषभदेव की, तो ऋषभदेव ने सर जैन धर्म की स्थापना की थी। किसकी, जैन धर्म की स्थापना की बात की जाए, या कहा जाए कि फर्स्ट तीर्थंकर, क्या कहा जाए, फर्स्ट तीर्थंकर कहा जाए इनके बारे में। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, तो आपके ऋषभदेव हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा महात्मा बुद्ध के बारे में, जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे। इन्हें क्या कहते थे, साथ ही शाक्य मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है। जबकि पार्श्वनाथ के बारे में देखा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जो कि सर्पों के देवता थे। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए वर्धमान महावीर की, ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, जो कि क्षत्रिय वंश था। ठीक है, और ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर थे। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो याद रखेंगे, जो 74वां गणतंत्र दिवस था, जो 74th आपका क्या था, रिपब्लिक डे था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे जो आपको अभी तक पता नहीं होंगी। ठीक है, रिपब्लिक डे जो था आपका 74वां, इसकी सबसे पहले तो थीम देखते हैं। थीम क्या थी साथी, इसकी थीम थी जन भागीदारी। क्या थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जन भागीदारी इसकी क्या थी, थीम थी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जन भागीदारी थीम के साथ 74वां गणतंत्र दिवस आपका मनाया गया था। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको कहीं नोट कर लीजिए। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, 74वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी। ठीक है, तो जन भागीदारी। इसके अलावा बात की जाए आपकी सर्वश्रेष्ठ झांकी की, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है साथी आपके किसको, उत्तराखंड राज्य की झांकी को। किसको, उत्तराखंड की झांकी जो थी ये सर्वश्रेष्ठ झांकी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और जो ये झांकी थी, कौन सी, ये जो आपकी उत्तराखंड की झांकी थी, इसकी भी कोई थीम होगी। तो इस झांकी की थीम क्या थी, इस झांकी की थीम थी आपकी, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि इसको पहला पुरस्कार मिला है। तो इसकी थीम थी मानस खंड। क्या नाम था? मानस खंड, जिसमें जो आपके केदारनाथ मंदिर है इसको दर्शाया गया था। इसके साथ साथ आपके जो आपका नेशनल पार्क है रामगंगा नेशनल पार्क, उसको भी दर्शाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मानस खंड उत्तराखंड की झांकी की थीम थी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और सेकंड पुरस्कार किसे मिला है? तो सेकंड पुरस्कार आपका महाराष्ट्र को मिला है, जबकि थर्ड पुरस्कार किसे मिला है? थर्ड पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो 74वां गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का फर्स्ट पुरस्कार किसे मिला है सर? उत्तराखंड को मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है वित्तीय वर्ष। अगला प्रश्न कह रहा है वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सटीक बात की जाए, हमने एक बार चर्चा की थी आपसे, यदि आपका ये कोई देश है, यदि मान लीजिए ये आपका कोई देश है और इस देश के अंदर जो भी आप प्रतिक्रियाएं करेंगे, जो भी आप कार्य करेंगे, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, जितनी भी आप क्या करेंगे, सेवाओं का उत्पादन करेंगे, ये सारी की सारी सेवाओं को हम क्या किस नाम से जानेंगे? इस एक वर्ष के अंतर्गत जो भी आपकी सेवाएं की जाएंगी, क्योंकि जो आपका वित्तीय वर्ष होता है, कौन सा वर्ष? वित्तीय वर्ष होता है आपका 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो भी आप वस्तुओं की उत्पादन करेंगे, जो भी सेवाएं करेंगे, इसकी जो मौद्रिक मूल्य होगा, इनकी जो कुल कीमत होगी, इस कुल कीमत को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? जीडीपी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक जो मूल्य होता है उसको क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ठीक है, और जीडीपी के मामले में भारत आपका 5th स्थान पर विश्व में। किस स्थान पर? 5th स्थान पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी व्यक्ति की एक वर्ष के अंतर्गत विभिन्न खर्चों को घटाकर की गई आय क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? जब राष्ट्रीय आय में से मूल जो व्यक्ति का खर्चा होता है उसको घटा देते हैं तो क्या कहलाता है? आपका प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कभी बाद में करेंगे। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद की बात की हमने। जब जैसे कोई देश है, हमने फिर से बताएंगे, जब इसके अंतर्गत जो आपकी कोई भी आप चीज़ पैदा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल बना रहे हैं, कोई कुरकुरा की फैक्ट्री खोले हुए, कोई चूरन की फैक्ट्री खोले हुए, इसका जो कुल कीमत होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगी, जैसे हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है ला लीगा किस खेल से संबंधित है? बात करेंगे ला लीगा के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। ये एक यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। कैसा? यूरोप में खेला जाने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ला लीगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बैडमिंटन की बात की जाए तो इसमें आपका एक सैयद मोदी टूर्नामेंट अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सा हो जाएगा? सैयद जो मोदी टूर्नामेंट होता है, सैयद मोदी टूर्नामेंट होता है। ये आपका कहाँ पर होता है? ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, लखनऊ में होता है और बैडमिंटन से संबंधित है। क्रिकेट की बात की जाए तो हाल ही में आपको एक चीज़ याद रखनी है जो कि WTC बहुत ज़्यादा चर्चा में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, याद रखेंगे, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। ये क्रिकेट से संबंधित है और इसका फाइनल अभी हाल ही में इसका फाइनल होना है 7 जून से। कब से होना है? 7 जून से होना है। कहाँ पर होगा? लंदन में होगा सर। और किस किस के मध्य होगा? तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मध्य होगा। ये भी याद रखना है आपको, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मध्य होगा, जिसमें WTC का फाइनल होगा। और WTC चर्चा में है, इसलिए इसको याद रखना है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, हॉकी की बात की जाए तो क्वेश्चन सीधा पूछता है अजलान शाह कप के बारे में। किसके बारे में? अजलान शाह कप के बारे में। इसको याद रखना है, अजलान शाह कप किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा हॉकी के संबंधित। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ला लीगा की बात की जाए, इसके अलावा यूरोपीय लीग की बात की जाए तो ये सारी की सारी फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और भारत में फुटबॉल की कुछ ट्रॉफियां हैं, इनको भी याद रखना है, जिनमें से आपका डूरंड कप प्रमुख है। क्या है? डूरंड कप, जो कि एशिया का सबसे पुराना है। और इसके साथ साथ आपका संतोष ट्रॉफी प्रमुख है। क्या है? संतोष ट्रॉफी प्रमुख है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? ISL प्रमुख है। ISL क्या है? हीरो इंडियन सुपर लीग। ठीक है, याद रखेंगे, इंडियन सुपर लीग के बारे में, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हौजनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बात करेंगे हौजनक्कल जलप्रपात के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हौजनक्कल जलप्रपात, इसमें से साथी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर टाइपराइटर ने मिस टाइपिंग कर दी है, तो आपको यहाँ पर नोट करके लिख लेना है। ठीक है, हौजनक्कल जलप्रपात की बात की जाए सर, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है, आप लोग इसको चाहो तो सर्च कर सकते हो। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है आपका हौजनक्कल जलप्रपात। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम कर्नाटक के बारे में। किसके बारे में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रख सकते हैं। कर्नाटक के बारे में अगर बात की जाए सर, तो यहाँ पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, कर्नाटक में एक आपका कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात, जो कि वराही नदी पर स्थित है। कौन सी? वराही नदी पर है। ठीक है, वराही नदी पर स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, इसके अलावा जोग जलप्रपात है। कौन सा? जोग जलप्रपात है। ये कहाँ पर है? जोग जलप्रपात आपका, ये भी आपका कहाँ पर है? कहाँ पर हो जाएगा? जोग जलप्रपात। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, जोग जल, एक मिनट,
जोग जलप्रपात कहाँ पर हो जाएगा आपका, ये भी आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक में हमने दो देखे, कुंचकल और जोग जलप्रपात। और जोग जलप्रपात जो है आपका ये शरावती नदी पर है। कौन सा? शरावती नदी पर। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में आपका चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा? चित्रकूट, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर धुआंधार वाटरफॉल। कौन सा? धुआंधार, ठीक है। धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा गोवा की बात की जाए तो यहाँ पर दूध सागर जलप्रपात है। कौन सा? दूध सागर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो हमने होजनेक्कल देखा, ये कहाँ पर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तमिलनाडु में आपका होजनेक्कल है, जबकि कर्नाटक में हमने देखा कुंचकल, और आपका कौन सा हो जाएगा? जोग हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में धुआंधार हो जाएगा, गोवा में कौन सा हो जाएगा? दूध सागर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो बज्जी की बात की जाए सर, बज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वो आपकी वैशाली थी, ठीक है। कौन सी थी? वैशाली थी। और वैशाली में बताएंगे कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, ये आप लोग छाप के बताएंगे कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम किसके बारे में? चंपा के बारे में। तो अंग जो महाजनपद था, कौन सा? अंग महाजनपद। इसी अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अंग वही प्रदेश है साथी जिसका आपका महाभारत के समय राजा कौन था? कर्ण हुआ करता था। अंग प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी, ठीक है। राजगृह की बात की जाए तो ये मगध की राजधानी थी। किसकी? मगध की, ठीक है। वैशाली किसकी थी? बज्जी की राजधानी थी। और श्रावस्ती की बात की जाए तो सर श्रावस्ती आपकी कौशल प्रदेश की राजधानी थी। कौन से प्रदेश की? जिस प्रदेश से भगवान राम आते थे, इसी कौशल प्रदेश की राजधानी आपकी श्रावस्ती थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और भगवान राम के समय वो राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन महाजनपद काल की बात की जाए तो इस समय कौशल प्रदेश की राजधानी क्या थी? आपकी श्रावस्ती हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हाजी अली की दरगाह भारत में कहाँ स्थित है? बात करेंगे हाजी अली की दरगाह के बारे में, ये कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी पूछ चुका है आपसे, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई में आपकी हाजी अली की दरगाह स्थित है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा अजमेर की बात की जाए तो अजमेर शरीफ नाम से एक दरगाह है। कौन सी? अजमेर शरीफ नाम से दरगाह कहाँ पर है? ठीक है, अजमेर शरीफ कहाँ पर है? ये आपकी अजमेर में हो जाएगी। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह, ठीक है। याद रखना है आपको, कौन सी? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भी है, ठीक है। कौन सी? एक मिनट, शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती आपकी पाकिस्तान में पड़ती है, लेकिन शेख निजामुद्दीन ये याद रखना है, शेख निजामुद्दीन जो औलिया दरगाह है ये कहाँ पर है? दिल्ली में हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बाराबंकी की बात की जाए तो सर यहाँ पर देवा शरीफ दरगाह, कौन सी है? देवा शरीफ दरगाह है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई में आपकी हाजी अली दरगाह हो जाएगी, कौन सी? इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, हाजी अली दरगाह, ठीक है। और इसके अलावा अजमेर शरीफ कहाँ पर है? अजमेर में है, जो कि राजस्थान में। दिल्ली में कौन सी? शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह। और जबकि बाराबंकी जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यह भी याद रखेंगे, बाराबंकी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध दरगाह है जो कि देवा शरीफ के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? जो भारतीय इतिहास रहा है, जो भारत का वैदिक इतिहास रहा है, उसमें सबसे प्राचीन पुराण की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? आपका मत्स्य पुराण हो जाएगा सर। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। और इस प्राचीन पुराण में क्या है? भगवान जो विष्णु है, भगवान विष्णु है, इनके मछली अवतार के बारे में वर्णन मिला है। किसके बारे में? मछली अवतार के बारे में, ठीक है। याद रखेंगे, भगवान विष्णु का मछली अवतार रखा था। सर क्यों रखा था? तो इसके बारे में एक जानकारी मिलती है, जितने भी आपके वेद थे, जितने भी आपके वेद वेदांग थे, इनको जाकर के एक राक्षस हुआ था दैत्य करके, कोई दैत्य राक्षस हुआ था। हालांकि दैत्य भी राक्षस ही होते हैं, लेकिन दैव्य या दैत्य करके एक राक्षस हुआ करता था। इसने सारे वेद पुराणों को लेकर समुद्र के तलहटी में छुपा दिया। कहाँ पर? समुद्र के तलहटी में, ठीक है। जब समुद्र के तलहटी में छुपा दिया तो समुद्र के अंदर कोई नहीं जा सकता था, इसलिए भगवान विष्णु ने किसका अवतार लिया? मछली का अवतार लिया। और मछली पुराण अपने भारत के प्राचीन इतिहास का सबसे प्राचीन पुराण है, इसको याद रखने की, ठीक है। मत्स्य पुराण है जिसका नाम, और ये मछली के रूप में भगवान विष्णु अंदर गए और वहाँ से सारे वेदों को लेकर के वापस आए थे, ठीक है। याद रखेंगे। गरुड़ पुराण में गरुड़ भगवान के बारे में चर्चा की गई है, वायु पुराण में वायु के बारे में चर्चा, जबकि विष्णु पुराण में क्या मिला है? इसके बारे में श्री कृष्ण की लीलाएं दी गई हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णु पुराण। आपको लगता है कि विष्णु पुराण जो है इसमें भगवान विष्णु की चर्चा होगी, लेकिन भगवान विष्णु में जो विष्णु पुराण है इसमें श्री कृष्ण के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। और जबकि भगवान राम की भी इसमें शॉर्ट रूप से चर्चा हुई है, लेकिन जो विस्तृत चर्चा है विष्णु पुराण का उद्देश्य क्या है? तो श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपसे निवेदन है, एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि इस प्रकार की निरंतर क्लासें आपको चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए GS Hub by DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, और इस अपना भी प्यार इस तरह से चैनल पर बनाए रखना। मिलते हैं कल इसी वक्त, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।